अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1911 से 1915। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1911। सत्य में छेद 2। किसी चीज का समर्थन करने का कोई कारण न मिलने के बावजूद उसमें निवेश जारी रखना स्वयं को धोखा देना था और अपने आसपास के सभी लोगों को चोट पहुंचाना था। तो यूचे ने कहने से पहले गहरी सांस छोड़ी। आप सही कह रहे हैं, मेइन। मैं इसके बारे में अपने रास्ते पर सोचता रहा हूं और अब भी मुझे इसे समझाने का एक भी कारण नहीं मिल रहा है। जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। मेरा अवचेतन मन पहले से ही जानता था कि मैं सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, ये सचमुच ठीक है, शुई मेइन ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी। कौन जानता है, शायद यह अनुभव वास्तव में आपको अपने आघात से तेजी से उबरने में मदद करेगा। हाँ, इस बार यूचे ने जोर से सिर हिलाया। उनकी नज़र भी पहले से काफी स्थिर नजर आ रही थी। तो क्या वुक्सिन इस समय स्नो सॉन्ग क्षेत्र में है? शुई मेइन ने चतुराई से विषय बदल दिया। यह मानते हुए कि आप बिना किसी चेतावनी के भाग गए, वह इस समय वास्तव में चिंतित होगी। यूचे ने जवाब देने से पहले एक सेकंड के लिए सोचा। जुआनइन के उसकी देखभाल करने से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मैं अभी ससुर से मिलने जा रही हूँ। शुई मेइन ने आश्चर्य से कहा। यूचे मुस्कुराए। अब समय आ गया है कि ससुर का अंतिम इलाज हो जाए। मैं भी इसे बना सकता हूँ ताकि यात्रा पूरी तरह से समय की बर्बादी न हो, है ना? ठीक है, शुई मेइन मुस्कुराई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। शुई क्यानहिंग अपनी आंखें बंद करके फर्श पर बैठ गया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके विपरीत दिशा में यूचे बैठा था, जो उसके पूरे शरीर के चारों ओर और उसकी उंगलियों के माध्यम से प्रकाश गहन ऊर्जा की धाराएं प्रसारित कर रहा था। बहुत समय पहले उसने सोचा था कि उसे जो क्षति हुई है वह पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है। वास्तव में वे अभी यूचे के जीवन के दिव्य चमत्कार की शक्ति के तहत उपचार कर रहे थे। आज के उपचार के बाद निकट भविष्य में उनकी शक्तियां भी अपने चरम पर आ जाएंगी। हालांकि उसने पहले ही अपनी उपाधि शुई यंग्यू को सौंप दी थी, वह इस समय पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र का कमांडिंग प्रवर्तक था। ये ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग होने से कहीं अधिक अच्छा था। पिछले 2 वर्षों से वह इस बात पर अफसोस किए बिना नहीं रह सका कि कभी कभी एक महान दामाद का होना कई बेटों के होने से कहीं बेहतर होता है। कम से कम उसने निश्चित रूप से अपनी बेटी को बिना कुछ लिए लाड़ प्यार नहीं दिया था। 4 घंटे बीत गए और अंतिम उपचार अपने अंत तक पहुंच रहा था। शुई क्यानहिंग की विशेषताओं में उत्साह के दृश्यमान निशान चमकने लगे, क्योंकि उसने अपनी गहरी नसों में जागृति शक्ति को महसूस किया। उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल समझ में आने वाली थी। शुई मेइन पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने पिता और अपने पति की सुरक्षा कर रही थी, हालांकि उसने उस समय का अधिकांश समय यूचे को चेहरे पर मंत्रमुग्ध भाव के साथ देखने में बिताया था। इसी समय दरवाजे के बाहर से एक महिला की तेज आवाज आई, ये नेन, बाहर आओ और माँ के पीछे कहीं चलोगे, है ना? पूरे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति था जो ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के केंद्र में इस तरह कार्य कर सकता था। वह उपपत्नी थी जो राजमाता बनने के बजाय मरना पसंद करती थी, और शुई यंग्यू और शुई मेइन की जन्मदात्री थी, चेंग वानक्सियाओ। शुई मेइन जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और बाहर निकलने की ओर दबे पांव चलने लगी, क्योंकि वह यूचे या उसके पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। जब वह दरवाजे के बाहर थी तो आखिरकार फुसफुसा कर बोली, हम कहाँ जा रहे हैं, माँ? बिग ब्रदर यूचे अभी भी अंदर हैं। चेंग वानक्सियाओ चुपके से फुसफुसाने से पहले अपनी बेटी के कान के पास गई, तुम्हारी बड़ी बहन घर आने वाली है, हमें उसके लिए जगह बनानी होगी, समझे? न केवल शुई मेइन तुरंत समझ गई, उसने उत्तेजना में अपनी माँ को भी खींच लिया और कहा, ओह, इससे पहले कि वह हमें देखे, हमें अब जाना होगा। गति कम करो, मैं उसे संदेश भेज दूं तो हम जा सकते हैं। कुछ ही देर में ध्वनि संचरण हो गया। कंधे से कंधा मिलाकर जाने से पहले माँ और बेटी ने एक दूसरे के साथ मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। उन्होंने सूचित नहीं किया किसी को उनके जाने के बारे में। कमरे में वापस यूचे ने अचानक अपनी आंखें खोली और प्रकाश गहन ऊर्जा को वापस ले लिया। ये हो गया, उन्होंने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ घोषणा की। आपकी गहरी नसें अब बिल्कुल ठीक हैं ससुर जी। आपकी गहन ऊर्जा 3 महीने से आधे साल में सामान्य हो जानी चाहिए।
उसकी गहरी रगों के बारे में शुई क्यानहेंग से बेहतर कोई नहीं जानता था, इसलिए निश्चित रूप से वह जानता था कि यूचे की घोषणा बिल्कुल सच थी। उसने जोर से हंसने से पहले पागलों की तरह चिल्लाने की इच्छा को दबा दिया, हा 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 हा। मेरे दामाद के रूप में ईश्वर क्षेत्र के महान सम्राट के साथ, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शक्तियां पुनः प्राप्त होंगी या नहीं। युनचे ने अपनी आध्यात्मिक समझ से पूरे क्षेत्र में खोजबीन की, लेकिन शुई में इनको आसपास नहीं पाया। वैसे, क्या आप लिटिल वुक्सिन के साथ उत्तर की ओर नहीं जा रहे थे? तुम इतने अचानक वापस क्यों आ गए? शुई क्यानहेंग ने पूछा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यूचे विशेष रूप से उसका इलाज करने के लिए वापस आया था। यूचे ने उत्तर दिया, ईमानदारी से कहूं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कुछ कठिन उलझनों में फंस गया हूं। कठिन उलझनें? शुई क्यानहेंग हैरान लग रही थी। इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या बचा है जो सम्राट यू को इतना हैरान कर सकता है? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, ससुर जी। यूचे का लहजा और अभिव्यक्ति इतनी सहज थी कि ऐसा लग रहा था मानो इस मामले का कोई महत्व ही नहीं है। ओह, शुई क्यानहेंग की दिलचस्पी बढ़ी। शुई क्यानहेंग को कोई भी स्पष्टीकरण दिए बिना युनचे ने सीधे पूछा, 7 साल पहले, जिस दिन स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने प्रारंभिक अराजकता छोड़ी थी, किसी ने मुझे बेहोश कर ग्लेज्ड लाइट दायरे में पहुंचा दिया था। क्या मेइन ने पूरे समय मुझ पर नजर रखी थी? मेरा बाहर जाना हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से, शुई क्यानहेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। आप एक नीच शैतान व्यक्ति थे जिसका उस समय संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता द्वारा शिकार किया जा रहा था। सबसे पहले, जब उसने देखा कि आप बेहोश हैं तो वह ऐसे रोई जैसे आसमान टूट पड़ा हो। ठीक होने के बाद, उसने निगरानी रखी और आपसे एक कदम भी दूर नहीं गई। शुई क्यानहेंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं समझता। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, कोई भी चीज उसे आपके पक्ष से दूर नहीं कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह ... एक कदम भी नहीं, हो। युनचे मुस्कुराती रही। उसे देखकर, आप सोचेंगे कि वह बस कुछ छोटी छोटी बातों का आनंद ले रहा था और उन छोटे, महत्वहीन रहस्यों में लिप्त था जो वह उस समय नहीं जानता था। हाँ, हालांकि, जैसे ही शुई क्यानहेंग सिर हिलाने वाला था, वह स्मरण की अभिव्यक्ति करने से पहले अचानक एक सेकंड के लिए रुक गया। दरअसल, मैं गलत बोल गया हूँ। अब जब मैंने वास्तव में इसके बारे में सोचा, तो एक समय ऐसा आया जब वह बीच में ही कहीं गायब हो गई। यूचे की भौहें फड़क गईं, लेकिन उसने अपनी सहज अभिव्यक्ति बरकरार रखी और पूछा, उसने किया था? कहाँ और कब तक? शुई क्यानहेंग ने उत्तर देने से पहले अपना सिर थोड़ा झुकाया। मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैं उस समय अलगाव की बाधाओं को दूर करने में व्यस्त था, लेकिन यह आधे पौन घंटे से अधिक नहीं हो सका। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ है वह गई, उसने मुझे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे उसने मेरा प्रश्न सुना ही न हो। वास्तव में, शायद उसने ऐसा नहीं किया था। उस समय उसके दिमाग में केवल आप ही थे। अच्छा, ऐसा है? यूचे ने सिर हिलाया। आप यह अचानक क्यों पूछ रहे हैं? शुई क्यानहेंग ने पूछा। क्या ये किसी तरह उस मुश्किल पहेली से संबंधित है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? ये सिर्फ एक सामान्य प्रश्न है। आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ससुर जी, यूचे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यही वह क्षण था जब दरवाजा लंबे, सुंदर पैरों वाले एक जोड़े को स्वीकार करने के लिए खुला, जो जेड जूतों की एक जोड़ी पहने हुए थे, जो कि एक रत्न जैसा नीला और चमकीले हल्के परी पोशाक में चमक रहे थे। कमरा अचानक जगमगा उठा, और शुई यंग्यू का असाधारण रूप से सुंदर चेहरा उनके सामने आ गया। आप लौट आई हैं, यंग्यू, शुई क्यानहेंग ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। युनचे की ओर देखने से पहले शुई यंग्यू ने अपने पिता को सिर हिलाया। तुम्हें मुझसे क्या मतलब था, सम्राट युंग? शुई क्यानहेंग और युनचे दोनों ही इस सवाल से हैरान रह गए। क्या काम? हालांकि, शुई क्यानहेंग को तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है और चुप रहे। उसके आश्चर्य के बीत जाने के बाद यूचे की आंखों में भी एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और शुई यंग्यू पर मुस्कुराया। मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, अकेला। इससे पहले कि युनचे कुछ और बोल पाता, शुई क्यानहेंग ने अपने पैरों पर गोली मार दी और चिल्लाया, मुझे अचानक याद आया कि मैं पहाड़ के पीछे चट्टानों को खिलाना भूल गया हूँ, इसलिए मुझे अब जाने की जरूरत है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अलविदा कहने की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छी बातचीत। टकराना। जैसे ही शुई क्यानहेंग ने दरवाजा बंद किया, वह तुरंत चला गया। यहाँ तक कि उन्होंने उनके लिए ध्वनि पृथक्करण अवरोधक भी लगाया। यूचे, शुई यंग्यू। उनके आसपास सन्नाटा हो गया। वे एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। जब अंततः शुई यंग्यू के दिमाग में यह बात घर कर गई कि वे अकेले और एक ही कमरे में एक दूसरे को घूर रहे हैं, तो उसका दिल तुरंत थोड़ा तेज होने लगा। उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और फिर से पूछा, तो सम्राट यूं, आपके पास मेरे लिए क्या निर्देश हैं? कृपया मुझे बताने में संकोच न करें। नहीं, क्षमा करें, मेरा मतलब है नहीं, यह कोई निर्देश नहीं है। हैरानी की बात यह है कि आमतौर पर शांत रहने वाले सम्राट यून थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। मैं बस इसके बारे में पूछना चाहता था। तुम्हें पता है, पिछली बार। उसके लड़खड़ाते शब्द और थोड़ी कातर निगाहें स्पष्ट संकेत दे रही थीं कि वह घबराया हुआ था। इसने शुई यंग्यू की शांति को तुरंत खत्म कर दिया। सास ने पिछली बार क्या कहा था? क्या इस बारे में आपके क्या विचार हैं? यूचे ने फिर सीधे शुई यंग्यू की आंखों में देखा, जैसे कि उन शब्दों को पूरा करने से आखिरकार उसे अपनी घबराहट से मुक्ति मिल गई हो। उसने जो कहा और उसकी भेदी निगाहों से शुई यंग्यू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी अपनी आंखें उतनी ही चंचल हो गईं जितनी यूचे की पहले थीं। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसका क्या मतलब है। यह असंभव नहीं था जब हर बार यूचे के दौरे पर चेंग वानक्सियाओ इसे सामने लाए बिना 3 वाक्य नहीं बोल पाता था। वास्तव में ऐसा लगने लगा था कि वह उन दोनों को जीवन भर परेशान करती रहेगी जब तक कि वे वैसा ही न कर लें जैसा वह चाहती थी। माँ ने मुझे कई चीजों पर उपदेश दिया है। मैं निश्चित नहीं हूं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, सम्राट यून। इस बिंदु पर शुई यंग्यू ये भी दावा नहीं कर सकती थी कि उसकी प्रतिक्रियाएं अस्वाभाविक थीं। कृपया स्पष्ट करें, सम्राट यून। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन उसके होठों के कोने तुरंत मुस्कुराहट में बदल गए। फिर उसकी निगाहें और शब्द दोनों ही आक्रामक हो गए। क्या आप सचमुच नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? बोलते समय वह शुई यंग्यू के करीब और करीब आ गया। शुरुआत में वे एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। यूचे के ठीक सामने आने से पहले शुई यंग्यू समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थी। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन उसकी नाक की नोक पर उसकी मर्दाना खुशबू ने उससे वह सब शब्द छीन लिए जो वह कहने जा रही थी। ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग बनने से पहले वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र की 4 ईश्वरीय संतानों में से एक थी। उसके कुछ समय बाद वह स्वयं सम्राट यू की बड़ी भाभी भी बन गईं। शुई यंग्यू के जीवन में कभी भी कोई अप्रिय क्षण नहीं आया था। कोई यह भी कह सकता है कि वह इस समय ईश्वर क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सर्वोच्च पदों का आनंद ले रही थी। हालांकि रोमांस के मामले में वह कोरे कागज के टुकड़े की तरह शुद्ध थी। उसे नहीं पता था कि इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है। इससे निपटना तो दूर की बात है। यूचे की छाया, आभा और नजर के नीचे वह एक खरगोश के बच्चे की तरह शक्तिहीन थी। उसकी पीठ अचानक किसी जोरदार चीज से टकराई। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने तब तक खुद को एक कोने में छुपा लिया था। अच्छे से, यदि आप यह नहीं कहेंगे तो मैं कहूंगा। मृदु सौम्य आवाज ऐसा महसूस हुई जैसे कोई मूर्त चीज उसके दिल की धड़कनों पर बज रही हो। अब जाकर शुई यंग्यू को एहसास हुआ कि उसकी आंखें उससे बस कुछ इंच की दूरी पर थीं और उसकी सांसें लगभग बंद थीं उसके गालों पर ब्रश करना। यदि वह कोई और होता, तो इससे पहले कि वे उससे 10 कदम भी दूर आते, उसने जेड रिवलेट तलवार से उन पर वार कर दिया होता। लेकिन वह यूचे था, और उसकी आभा, उसकी आंखें, उसके बारे में सब कुछ उसके प्रतिरोध को तोड़ दिया और उसकी आत्मा पर ही आक्रमण कर दिया। जब उसने कहा, अगर तुम यह नहीं कहोगी तो मैं कहूंगा, वह डर गई थी, लेकिन वह बहुत अधिक अपेक्षाओं को महसूस करने से भी इनकार नहीं कर सकी। हालांकि शब्द कहने के बजाय उसके होंठ लगातार उसके होंठों के करीब आते रहे। उसके मस्तिष्क ने सोचने की क्षमता खो दी। वह अपने शरीर में थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं जुटा सकी। वह किसी तरह अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ मोड़ने में कामयाब रही, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, और जब उसकी इंद्रियां सहन करने के लिए बहुत ज्यादा हो गईं तो उसकी आंखें अनायास ही बंद हो गईं। इसी समय उसकी गर्म आंखों में अचानक एक बैंगनी चमक चमक उठी। ये सीधे शुई यंग्यू के ग्लैबेला से होते हुए उसकी आत्मा में समा गया। ये गहन हैंडल सोल खोज थी।
शुई यंग्यू तुरंत एक मूर्ति की तरह जम गई। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन उनमें एक क्षण पहले की कोई चमक नहीं थी। एक सेकंड भी बर्बाद न करते हुए युनचे ने जितनी जल्दी हो सके पूछा, 7 साल पहले, जिस दिन स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने प्रारंभिक अराजकता को छोड़ दिया था, क्या मैं उस समय मेरी रक्षा कर रहा था जब मैं ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में बेहोश था? एक दिव्य गुरु की आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी। हालांकि युनचे की गहन ऊर्जा और आत्मा की ऊर्जा शुई यंग्यू से बिल्कुल बेहतर थी, फिर भी ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह सामान्य रूप से उसकी आत्मा की खोज कर सके। इसीलिए उसने यह अत्यंत घृणित तरीका अपनाया था। शुरुआत में शुई यंग्यू को उससे कोई सुरक्षा नहीं मिली थी, और उसने उस पर जो चालें चली, उसने उसे अपने जीवन में सबसे अव्यवस्थित नहीं तो एक स्थिति में डाल दिया था। यही कारण है कि गहन कला अंततः सफल हुई थी। फिर भी उसके मुक्त होने से पहले उससे पूछताछ करने के लिए उसके पास बहुत ही कम समय था। शुई यंग्यू ने अपना मुंह खोला और लकड़ी के स्वर में उत्तर दिया, मेइंग पूरे समय तुम्हारी रक्षा कर रही थी। उसने एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, है ना? युचे ने फिर पूछा। शुई यंग्यू की पुतलियां अस्वाभाविक रूप से कांपने लगीं। उसकी आत्मा पहले से ही गहन कला के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर रही थी। नहीं, यहाँ तक कि एक पल भी। जवाब ने युनचे की अभिव्यक्ति को पूरी तरह से ठंडा कर दिया। जब प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च सक्रिय था तब झूठ बोलना असंभव था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक बहुत ही छोटे विराम के बाद उसका मन आशा के आखिरी तिनके पर इस तरह चिपक गया जैसे उसका जीवन उसी पर निर्भर हो। उसने कमजोर आवाज में एक आखिरी सवाल पूछा, क्या मैंने आपसे और आपके पिता से पूछा था? इसका जवाब देने के लिए वह थी थोड़े समय के लिए चला गया। अगर कोई ऐसा दिन आया जब मैंने आपसे यह विशिष्ट प्रश्न पूछा हो। शुई यंग्यू की आंखों में संघर्ष चरम बिंदु पर पहुंच रहा था, लेकिन फिर भी वह थोड़ा विकृत स्वर में कहने में सफल रही, हाँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युचे का दिमाग सफेद गड़गड़ाहट में घुल गया। जी, आह। शुई यंग्यू अंततः समाधि से बाहर आ गई। दीवार के सहारे झुकते हुए और अपने माथे पर एक हाथ दबाते हुए उसने घबराहट में युचे को देखा और पूछा, क्या तुमने मेरे साथ क्या किया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। आंखें खुली हुई थीं और रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह दूर हो गया और धीरे धीरे कठोर, शक्तिहीन कदमों के साथ बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। वह एक निष्प्राण ज़ोंबी जैसा लग रहा था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1912। झूठ, मैं वापस आ गया हूँ, बहन। शुई मेइन ने देखा कि जैसे ही वह कमरे के बाहर उतरी तो माहौल खराब था। शुई यंग्यू गहरी भौहें चढ़ा रही थी और उसकी आभा से गहरी अशांति झलक रही थी। शुई क्यानहिंग उसके बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। युनचे कहीं नजर नहीं आ रहा था। क्या हुआ? शुई मेइन ने पूछा जब उसके दिल में एक बुरी भावना जाग उठी। मैं ही वह हूँ जिसे आपसे ये पूछना चाहिए। शुई यंग्यू ने धीरे से सांस छोड़ी। युचे को क्या हुआ? शुई मेइन आगे बढ़ी और शुई यंग्यू की आस्तीन पकड़ ली। पहले आप, बहन। क्या हुआ? ऐसा इसलिए था क्योंकि शुई यंग्यू की अभिव्यक्ति पहेली, चिंता और आक्रोश का मिश्रण थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने एक अजीब विधि का उपयोग करके मेरी आत्मा पर अस्थायी नियंत्रण लेने से पहले मुझे भ्रमित करने के लिए सबसे घृणित विधि का उपयोग किया। फिर उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शुई मेइन का दिल डूब गया। क्या? कैसा सवाल? उसकी आवाज कुछ कमजोर हो गई। शुई यंग्यू की आत्मा शक्तिशाली थी, इसलिए वह शांत होने के बाद उस छोटी अवधि को पूरी तरह से याद करने में सक्षम थी जब उसने अपनी इंद्रियां खो दी थीं। उसने मुझसे वह सवाल पूछा जो आपने पिछले 2 वर्षों में हमें बार बार तैयार होने के लिए याद दिलाया था, कि क्या जब वह बेहोश था तो आपने उसका साथ छोड़ दिया था? शुई मेइन के होंठ स्पष्ट रूप से कांपने लगे। और कैसे? तुमने उसे उत्तर दिया। शुई मेइन ने थोड़ा चकित होकर पूछा। वह युचे के गहन हैंडल सोल सर्च के बारे में जानती थी, और वह जानती थी कि प्रभाव के तहत प्रभावित व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। सच्चाई कि आपने कभी नहीं छोड़ा, शुई यंग्यू ने उत्तर दिया। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आपने हमें बताया है कि अगर उन्होंने ये सवाल उठाया तो हमें कैसे जवाब देना है, और मैंने हाँ में जवाब दिया। शुई मेइन, उसने मुझसे पहले भी यही सवाल पूछा था, शुई क्यानहिंग ने गंभीरता से कहा।
मुझे याद आया कि आपने मुझसे क्या कहा था और उससे कहा था कि एक समय था जब आपने अस्थायी रूप से उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मेन, शुई क्यानहिंग ने अपनी बेटी के लगातार पीले होते रंग के बावजूद गंभीरता से पूछा, क्या आप अभी भी हमें नहीं बता सकते कि ये प्रश्न किस बारे में है? यंगयू ने कहा था कि जब वह कमरे से बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आत्मा खो दी है। और मैं मुश्किल से विश्वास कर सकता हूं कि इस दुनिया में कुछ भी बचा है जो उसे इस तरह प्रभावित कर सकता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शुई मेइन ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन अंत में उसे अपना अगला प्रश्न छोड़ने में थोड़ा समय लगा। क्या उसने पूछा था कि क्या मैं उसे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में पहुंचाने से पहले चला गया था? नहीं, शुई यंगयू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। हालांकि शुई मेइन का चेहरा और भी सफेद हो गया। मैं समझता हूँ, मैं उसकी तलाश करने जाऊंगा। हमारे पीछे मत आओ। उन विदाई वाले शब्दों के बाद शुई मेइन कमरे से बाहर चली गई। वह बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी यूचे की थी। लंबे समय तक शुई क्यानहिंग और शुई यंगयू केवल एक दूसरे के साथ मौन झलकियां ही देख सकते थे। एक ऊंचे, सूखे, प्राचीन और मुरझाए हुए पेड़ के नीचे यूचे दूर की ओर देखते हुए चुपचाप बैठा था। कभी कभी कुछ मृत पत्तियां उसके सिर के ऊपर गिर जाती थीं, लेकिन उसकी अराजक आभा से वे तुरंत उड़ जाती थीं या टुकड़े टुकड़े हो जाती थीं। जब वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी तो शुई मेइन ने अपने होंठ काटे। घने, मृत पत्तों पर उसके कदमों की आहट बेचैन करने वाली लग रही थी। उसके बगल में पहुंचने के बाद उसने उसके चेहरे की एक तरफ देखा और धीरे से चिल्लाया, बड़े भाई। यूचे ने उसका सामना करने के लिए अपना सिर नहीं घुमाया। वह आगे की ओर देखता रहा और कर्कश आवाज में बोला, आपने मेरे सभी संदेहों और विरोधाभासों का उचित स्पष्टीकरण प्रदान किया। आपने मुझे अपनी बात मनवाने के लिए एक दुष्ट शपथ लेने की कोशिश की, और आपकी अंतिम व्याख्या कुछ ऐसी है जिसका मैं अब भी खंडन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं खुद को समझाने में सक्षम नहीं था। क्या आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बिंदु तक हमने जो भी बात की है वह संदेह या संभावना के अंतर्गत आती है, एक को छोड़कर। मैं निश्चित रूप से जानता था कि तुमने उस एक चीज के बारे में मुझसे झूठ बोला था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शुई मेइन ने अपने होठों को और भी जोर से काटा। वह जानती थी कि यूचे किस बारे में बात कर रही थी, और उसने वास्तव में बहुत समय पहले अपने झूठ में उस दोष को ठीक करने के लिए काम किया था। हालांकि अंत में ऐसा नहीं था। यूचे ने आगे कहा, जब आप मुझे सब कुछ समझा रहे थे तो आपने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि मेरे एक शैतान व्यक्ति में बदलने और उसके बाद की तलाशी की खबर फैलने के बाद आपने ब्लू पोल स्टार को दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया था, संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता के दौरान। उसके बाद एक बेहोश मुझे ग्लेज्ड लाइट दायरे में पहुंचा दिया गया। हालांकि मुझे पता था कि ब्लू पोल स्टार को दक्षिणी दिव्य में टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता था उस दौरान का क्षेत्र। मैं शुई मेइन को ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली थी, लेकिन वह जानती थी कि इस बिंदु पर कोई भी स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं होगा। यूचे ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा, बुक्सिन ने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में शाश्वत इमेजरी स्टोन के साथ उस दृश्य को उकेरा था। वह अपने गृहनगर के बारे में भूल नहीं कर सकता था। निचले क्षेत्र के छोटे शहर के रूप में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी एक अविश्वसनीय रूप से सख्त और तेज दिन रात चक्र का पालन करता है। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट वह थी जिसने जाने के लिए अपना समय चुना, और उसने मुझे इसके बारे में बहुत जल्दी सूचित किया। अगर मुझे उस समय को प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट समय में अनुवाद करना था तो यह जी आवर्स रात 11 बजे से 1 बजे के बीच में होना चाहिए, दूसरे शब्दों में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रात के दौरान। मुझे उस समय धोखा दिया गया जब स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने प्रारंभिक अराजकता को छोड़ दिया। शून्य भ्रम पत्थर क्यानहिंग ने मुझे बेहोश कर दिया और फिर मुझे टेलीपोर्ट कर दिया जहां लुओ चांगशिंग और हुओपोन थे। बुयाओ की आत्मा चोरी के लिए धन्यवाद। मैं उन यादों को पढ़ने में सक्षम था जो तलवार संप्रभु ने लुओ चांगशिंग के दिमाग में सील कर दी थी। इस तरह मुझे पता चला कि मुझे हुओपोन ने बचाया था। मैं उस सटीक समय और तारा क्षेत्र को भी जानता था जहां उनका मुझसे सामना हुआ था। पूरी गति से हुओपोन को मुझे उस तारा क्षेत्र से ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र तक पहुंचाने में केवल 2 घंटे या उससे अधिक समय लगेगा। गहरा आकाश महाद्वीप तब तक चाओ आवर्स रात 1 बजे से 3 बजे के बीच में प्रवेश कर चुका होगा।
भले ही होपोन ने किसी भी कारण से केवल अपनी शीर्ष गति से आधी यात्रा की हो और मुझे ग्लेज्ड लाइट दायरे तक पहुंचाने में पूरे 4 घंटे लगे हों, फिर भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में दिन का समय नहीं होगा। यदि आपने मुझे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में पहुंचाने से पहले ब्लू पोल स्टार को टेलीपोर्ट किया था, तो बुक्सिन उत्कीर्ण घटना रात में होनी चाहिए थी। हालांकि इटर्नल इमेजरी स्टोन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह दिन के दौरान हुआ था। बैंगनी चमक, आत्मा से ओतप्रोत बाधा, भ्रामक चमकदार रोशनी। वह उसके सभी स्पष्टीकरणों पर विश्वास करने के लिए खुद को सम्मोहित कर सकता था, लेकिन यह एक पक्का झूठ सब कुछ नष्ट करने के लिए काफी था। इस समय शुई मेइन के होंठ से लगभग खून बह रहा था, लेकिन उसने फिर भी एक भी शब्द का खंडन नहीं किया। वह नहीं कर सकी। भले ही वह खुद को झूठ बोलने के लिए मना सके और कह सके, कौन जानता है, हो सकता है कि होपोन को ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र तक पहुंचने में 4 से 6 घंटे लगे हों और उसने बीच में कहीं झपकी ले ली हो। युनचे को ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में पहुंचाए जाने के समय की पुष्टि करने में केवल थोड़ा सा प्रयास करना होगा। शुई क्यानहेंग को इसके बारे में पता था, शुई यंगयू को इसके बारे में पता था, होपोन को इसके बारे में पता था। अगर युनचे ने इस पर अपना दिमाग लगाया, तो वह ठीक उसी पल की पुष्टि कर सकता था जब वह ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में आया था। यहाँ आते समय मैंने खुद से बार बार कहा कि यह सिर्फ जुबान की फिसलन या गलत याददाश्त थी, कि मेरे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में पहुंचने के बाद आपने ब्लू पोल स्टार को टेलीपोर्ट किया था। ये साबित करने के लिए कि मेरा असंभव रूप से कमजोर सिद्धांत सच था, मैंने आपके पिता से भी पुष्टि मांगी, और उन्होंने मुझे वह उत्तर दिया जो मैं चाहता था। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं बेहोश थी तो तुम थोड़ी देर के लिए चले गए थे। हालांकि यूचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आवाज धीमी कर ली। मेरी मेइन एक अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट और ईमानदार लड़की है। आप उस समय प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में आपने इसकी विभिन्न विशेषताओं और विशेषताओं से परिचित होने के लिए इसका पर्याप्त दौरा किया है। आपको पता चल गया होगा कि इसका दिन रात का चक्र, मौसम, मौसमी बदलाव और बहुत कुछ लगभग वैसा ही था जैसा तब था जब ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र में था। आप भी संतुष्ट नहीं होंगे। वह राज जो तुमने अपने दिल में दबा रखा है, तुम्हें कभी ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। यह उस समय की बात है जब आप जैसी स्मार्ट लड़की को अपने झूठ में दोष का एहसास हुआ। जब ये घटना घटी, तो फ्लोटिंग स्काई सिटी में व्यवहारिक रूप से हर कोई इसकी पुष्टि कर सकता था कि ये दिन के समय हुआ था। कब आपने इसकी तुलना उस समय से की जब आपने ये करतब दिखाया था, लेकिन आपको एहसास हुआ कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रात का समय होना चाहिए था। अगर किसी दिन किसी भी कारण से मुझे इसके बारे में पता चला तो आपके लिए खुद को समझाना मुश्किल हो जाएगा। संभावना बहुत कम थी, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इसे ठीक करने का प्रयास किए बिना इस तरह की चीज को जाने देंगे। आप अपने झूठ को ठीक करने का उपाय सोचने लगे। शायद आप कह सकते हैं कि आपने गलत बोला, और जब मैं बेहोश था तब आपने सचमुच ब्लू पोल स्टार को टेलीपोर्ट किया था। शायद तुमने अपने पिता और अपनी बहन से भी बात की ताकि वे तुम्हारे झूठ की पुष्टि कर सकें। इसीलिए मुझे तुम्हारे पिता के उत्तर पर तुरंत विश्वास नहीं हुआ। जब मैं आपकी बहन के साथ अकेला था, तो मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च का उपयोग किया कि मुझे जो उत्तर मिलेगा वह पूर्ण सत्य होगा। शुई मेइन को पहले से ही पता था कि उसके बाद क्या हुआ था। जब शुई मेइन ने युनचे को सच्चाई बताई थी, तो उसने जानबूझकर उल्लेख किया था कि उसने ब्लू पोल स्टार को दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया था, इससे पहले कि वह इसे कवर करने के लिए ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में पहुंचाया जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी जब युनचे बेहोश था तब उसने उससे एक कदम भी दूर नहीं किया था। शुई क्यानहेंग और शुई यंगयू दोनों ही इसकी पुष्टि कर सकते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह उसके झूठ का सबसे बड़ा दोष बन जाएगा। नहीं, यूचे के गहन हैंडल सोल सर्च के लिए धन्यवाद। यहाँ तक कि उस दोष को ठीक करने के उसके प्रयास भी इस बात का पुख्ता सबूत बन गए थे कि उसने झूठ बोला था। मुझे ग्लेज लाइट क्षेत्र में पहुंचाने से पहले ब्लू पोल स्टार को संभवतः टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब मैं ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में बेहोश था तो आपने मुझसे एक कदम भी दूर नहीं किया। इतना ही नहीं, आप अपने पिता और बहन से स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मैं पूछूं तो झूठ बोलें। यूचे को अपनी सांसें शांत करने के लिए कुछ समय लेना पड़ा। जैसा कि मामला है, क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोलोगे, मेइन? शुई मेइन धीरे से युनचे के पास बैठ गई और उसकी बांह को गले लगा लिया।
बीच बीच में उसके पतले कंधे हिल जाते थे मानो वह सिसक रही हो। वह काफी देर तक कुछ नहीं बोल सकी। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी बड़ी बहन, उसके पिता और उसके बारे में झूठ का खुलासा हो गया है, तो उसे पता चल गया कि वह अब अज्ञानता का दिखावा भी नहीं कर सकती। युनचे अंततः उसकी ओर मुड़ी और दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। मुझे बताओ, वह व्यक्ति जिसे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने वर्ल्ड पियर्सर और वर्ल्ड डिफाइंग हेवन मैनुअल दिया था, वह जिया क्विंग्यू था, सही है। मुझे बताओ। उसकी आंखों से मिलने से डरते हुए शुई मेइन ने लगभग विनती करते हुए कहने से पहले अपना सिर जोर से हिलाया। क्या आप अपने प्रश्न यहीं रोक सकते हैं, बिग ब्रदर यूचे? कृपया इस सब को एक सपना ही माने और विश्वास करें कि वह अभी भी वही नीच महिला है जो आपको चोट पहुंचाना और मारना चाहती थी। कृपया मुझे मार डालो, मुझे चोट पहुंचाओ। यूचे की आवाज कांपने लगी, उसकी अभिव्यक्ति और अधिक दर्दनाक होती जा रही थी। लेकिन वह किंग्यू है, वह इनमें से कोई भी काम कैसे कर सकती है? उसे अब भी याद है कि 2 बार जिया क्विंग्यू ने उसे मारने की कोशिश की थी। पहली बार प्राइमल कैश की दीवार के सामने हुआ था और दूसरी बार नष्ट ब्लू पोल स्टार के बाहर हुआ था। दोनों बार उसने कुछ अजीब किया था। उसने बैंगनी तोरण दिव्य तलवार को बुलाया था और उस पर असाधारण मात्रा में बैंगनी तोरण दिव्य शक्ति की माला पहनाई थी। जिया क्विंग्यू उस समय सर्वशक्तिमान चंद्रमा देवता सम्राट थे और वह सिर्फ एक तुच्छ दिव्य राजा थे। यदि जिया क्विंग्यू वास्तव में उसे मारना चाहती थी, तो बैंगनी तोरण दिव्य तलवार या उसके द्वारा बुलाई गई बेतुकी शक्ति को भूल जाओ, वह इसे केवल एक उंगली के झटके से कर सकती थी। उस समय सभी ने सोचा कि यह सिर्फ जिया क्विंग्यू थी जो सभी को दिखा रही थी कि वह एक शैतान व्यक्ति को मारने और यूचे के साथ संबंध तोड़ने में कितनी दृढ़ थी। उनमें से सभी, जिनमें वह भी शामिल था, का मानना था कि वह उसे अपनी सबसे क्रूर शक्ति से मारना चाहती थी और उसका एक कण भी नहीं छोड़ना चाहती थी। पीछे, तथापि, यदि वह विश्व पियर्सर की स्वामी होती, यदि उसने वर्ल्ड पियर्सर की लाल चमक को छिपाने के लिए भयानक पर्पल तोरण दिव्य शक्ति का प्रयोग किया होता, यदि उसने पर्पल तोरण दिव्य तलवार की बैंगनी शक्ति के प्रहार से ठीक पहले उसे वर्ल्ड पियर्सर के साथ भेजने की योजना बनाई होती। वर्ल्ड पियर्सर का स्थानिक टेलीपोर्टेशन निर्बाध था और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। बैंगनी तोरण दिव्य शक्ति के आवरण के साथ किसी को भी संदेह नहीं होगा कि गायब हुए यूचे को वास्तव में उत्तरी दिव्य क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया गया था। जबकि हर कोई सोचता था कि वह मर चुका है, वह गुप्त रूप से और बिना किसी बाधा के विकसित हो सकेगा। उसे वे शब्द याद आए जो उसने 2 बार कहे थे जब उसने उसे मारने की कोशिश की थी, और अब उन्होंने बिल्कुल अलग अर्थ ले लिया है। यूचे, मैं मानता हूं कि तुम जिस स्थिति में हो उसके लिए मैं आंशिक रूप से जिम्मेदार हूं, लेकिन तुम एक शैतान व्यक्ति हो। आप समझते हैं कि मुझे निर्दयी क्यों होना पड़ता है ना? लेकिन चिंता मत करो, हम पति पत्नी थे। मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट करने का वादा करता हूं। सोचो कि अंडरवर्ल्ड में पहुंचने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए। क्या आप मृत्यु के बाद नरक में रोते हुए क्रोधी या प्रतिशोधी शैतान देवता में बदल जाएंगे? मैं उस दिन का बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। अब मरो। उस समय उसे उसके ठंडे, क्रूर शब्दों के प्रति केवल दर्द और नफरत महसूस हुई। इसके अलावा उसकी हत्या की दोनों कोशिशें पूरी होने से ठीक पहले ही विफल कर दी गई थीं। पहली बार गुलाम कियाने यंग र ने उसे शून्य भ्रम पत्थर के साथ टेलीपोर्ट किया था। दूसरी बार छुपे हुए मू जुआनिन ने उसे बाधित किया था। मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये वह थी, है ना? यूचे का स्वर उन्मादपूर्ण होने लगा था। वह वर्ल्ड पियर्सर की मास्टर थी। वह थी जिसने इल्यूसरी ग्लेज्ड लाइट जेड्स को उकेरा था। वह थी जिसने ब्लू पोल स्टार को टेलीपोर्ट किया था। ये वह थी, ये सब उसका था, है ना? मैं शुई मेइन ने बार बार अपना सिर हिलाया, जबकि उसके गालों से आंसू गिरने लगे। कृपया मुझसे और न पूछें। मैं नहीं कह सकता, मैं यह नहीं कह सकता। मैं धूल जमने के बाद इस प्रक्षेपण को क्यों प्रकट होना पड़ा, और इसे सभी चीजों के बैंगनी तोरण दिव्य प्रकाश को क्यों पकड़ना पड़ा? बहुत लंबे समय से जिया क्विंग्यू एक बुरा सपना था जिसके बारे में यूचे ने सोचने से भी इनकार कर दिया था। विडंबना के मोड़ में उसी दुष्स्वप्न ने एक अभूतपूर्व स्तर के जुनून और सच्चाई की खोज की आवश्यकता को जन्म दिया जब यूचे ने प्रक्षेपण देखा। इसने उन खामियों को भी उजागर कर दिया था जिन्हें पूरी तरह से उसके झूठ की खामियां नहीं माना जा सकता था, वास्तविक दोष तो बिल्कुल भी नहीं।
सबसे बुरी बात यह थी कि सब कुछ तेजी से, भयंकर रूप से और उससे भी अधिक अपरिवर्तनीय रूप से ढह रहा था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। 1 अध्याय 1818 सत्य देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1913 सत्य 1 मुझे बताओ मेन। विश्वभेदी तुम्हारे हाथ में है, इसलिए तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो सब कुछ जानता है। आपको बताना होगा। यूचे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए पूरी इच्छाशक्ति जुटा रहा था। जिस दिन उन्हें 4 दिव्य क्षेत्रों के महान सम्राट का ताज पहनाया गया, उन्होंने यहाँ तक मान लिया कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके दिमाग को तोड़ सके। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वास्तव में उसका नियंत्रण पहले से ही भावनाओं की अंतहीन ज्वार की लहर से अभिभूत होने की कगार पर था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आखिरकार शुई मेइन के होंठ पर लाल रक्त का एक कण दिखाई दिया। उसने नीचे देखा और मुश्किल और दर्द भरे स्वर में उत्तर दिया, अगर उसने ही सब कुछ किया तो कोई कारण नहीं है। वह आपके लौटने के बाद आपको कुछ भी क्यों नहीं बताएगी? तो कृपया बिग ब्रदर यूचे, कृपया ऐसा न करें। अब अपने आप को कल्पना पर विश्वास करने के लिए मजबूर न करें। आप ही हैं जो मुझे और खुद को इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। खुद का बचाव करने की क्षमता खोने के बावजूद शुई मेइन ने अभी भी किसी कारण से सच्चाई को स्वीकार करने का हठपूर्वक विरोध किया। इससे युनचे और भी निराश हो गया और वह अनियंत्रित रूप से गुर्राने लगा। सब कुछ झूठ था। यहाँ तक कि आपके झूठ का समर्थन करने के लिए मैंने जिन तुच्छ सिद्धांतों के बारे में सोचा था वे भी झूठ थे। तो फिर भी आप इसे क्यों नकार रहे हैं? आप क्या छिपा रहे हैं? इतनी दूर आने के बाद भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शुई मेइन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह और भी जोर से कांपने लगी, मानो वह किसी बर्फीले, नारकीय ठंडे तालाब में डूबी हुई हो। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अचानक यूचे को कुछ एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपना हाथ शुई मेइन के कंधों से हटा लिया। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें कांप उठीं। विस्फोट के दौरान उसने अपनी गहन ऊर्जा पर नियंत्रण खो दिया था। परिणामस्वरूप जिस कपड़े से उसने उसे पकड़ा था वह फट गया था और उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा उंगली के आकार की चोट के निशानों से ढक गई थी। कुछ समय के लिए यूचे के हाथ हवा में जमे हुए थे। फिर उसकी उंगलियों से हल्की गहरी ऊर्जा रिसकर शुई मेइन के कंधों पर छा गई और धीरे धीरे चोट के निशान मिट गए। टपकना, टपकना, टपकना। शारीरिक रूप से उसके घुटनों पर टपकने वाली आंसू की बूंदें गर्म और ध्वनिहीन थीं। लेकिन मानसिक रूप से युनचे को ऐसा महसूस हुआ जैसे हर बूंद के साथ उसका दिल निकाला जा रहा था। पिछले कुछ वर्षों से शुई मेइन एक रोने वाली बच्ची बन गई थी। उन्होंने उस समय को याद किया जब शुई मेइन अचानक रो पड़ी और उनके सीने में बैठकर बहुत देर तक रोती रही, जब उन्होंने उन्हें जिया क्विंग्यू के निधन की सूचना दी थी। उसने उससे कहा था कि ये खुशी और उल्लास के आंसू थे, लेकिन उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये इतने टूटे हुए दिल वाले नहीं लगेंगे। 3 वर्षों के दौरान उन्होंने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में खेती की। वह कभी कभी अपने ध्यान से जागते थे और शुई मेइन को अपने गालों पर आंसू की लकीरों के साथ कुछ भी विशेष रूप से घूरते हुए नहीं देखते थे। वह उसे देखकर मुस्कुराई थी और फिर से समझाया था कि वह बेहद खुशी के कारण रो रही थी। ये देखते हुए कि उस समय परिस्थितियां कितनी विकट थीं, ऐसे दिन एक सपने की तरह लग रहे थे। यहाँ तक कि जब वे नीले ध्रुव तारे पर उन क्षणों का आनंद ले रहे थे जो हृदय स्पर्शी और आरामदायक होने चाहिए, तब भी कभी कभी बिना किसी कारण के उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरी मेइन हमेशा के लिए 15 साल की हो गई है। यह एक आधा मजाक था जो उसने शुई मेइन को अनगिनत बार सुनाया था, क्योंकि वह पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा रोने लगी थी। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि आखिरकार यह कारण नहीं था। शायद उसके बहाए आंसुओं की हर बूंद दुख और दर्द की एक बूंद थी जिसे वह अपने दिल में बंद करने में असफल रही थी। मुझे क्षमा करें मेइन। उसने फिर से उसके कंधों पर हाथ रखा, लेकिन इस बार उसकी हरकतें नर्म थीं और उसकी आवाज पहले की तुलना में बहुत नर्म थी। वह मेरी ओर से सबसे भद्दा गुस्सा था। मैंने सोचा था कि मैं किसी भी चीज का सामना करने के लिए काफी मजबूत हो गया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं खुद को फिर से बेवकूफ बना रहा हूँ। लेकिन इस मामले की सच्चाई मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं? हालांकि उसका सिर झुका हुआ था और उसके आंसू ऐसे टपकते रहे जैसे कि वे कभी खत्म न हों। अगर उसकी आंखें दिखाई देती तो यूचे को एहसास होता कि वे पूरी तरह से भूरे रंग की निराशा से रंगी हुई थीं।
दिव्य स्टेनलेस आत्मा के स्वामी के लिए ये लगभग अकल्पनीय था। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। वह ऊंचे से ज्यादा अपने आप में बड़बड़ाती रही। उसकी आवाज अपनी सुरीली गुणवत्ता खो चुकी थी और अत्यधिक दर्द के कारण लकड़ी जैसी हो गई थी। मैंने उससे वादा किया था, यह उसकी अंतिम इच्छा थी, तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। वादा करना, अंतिम इच्छा। मेरी बात सुनो, मेरी आंखों में देखो और मेरी बात सुनो। यूचे ने बहुत धीरे से उसके आंसुओं से सने गालों को थपथपाया और उसका सिर उठाया। मुझे पता है तुमने उससे कुछ वादा किया है। आपने शायद वादा किया था कि आप उसके सभी रहस्यों को अंत तक बनाए रखेंगे, और तथ्य यह है कि आपने अब तक बहुत अच्छा किया है। इन वर्षों में आपने एक भी शब्द लीक नहीं किया है। अपने किसी करीबी से झूठ बोलना एक दर्दनाक बात है, और आपको उसके साथ अपना वादा निभाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलना पड़ता है। आपने पहले से ही सबसे अच्छा काम किया है जो कोई भी संभवतः करने की उम्मीद कर सकता है। ये शुद्ध भाग्य और मेरे मौजूदा संदेह का संयोजन था जिसने इन सच्चाइयों को उजागर किया। आपने कभी नहीं किया अपनी इच्छा से उन्हें प्रकट करने का प्रयास किया, और अंत तक उन्हें गुप्त रखने के लिए आपने अपनी शक्ति में सब कुछ किया। यदि आप अभी सब कुछ कबूल करते हैं, तो इसका कारण यह है कि मुझे पता चलने के बाद यह अपरिहार्य परिणाम है। आप किसी भी तरह से उससे किया अपना वादा नहीं तोड़ रहे हैं या उसे निराश नहीं कर रहे हैं। यूचे के शब्दों ने शुई मेइन की आंखों में छाई गहरी निराशा को थोड़ा शांत किया। उसके द्वारा कहे गए सभी झूठों के बावजूद उसकी आंखों में दोष की एक झलक नहीं थी, केवल उन सभी चीजों के लिए गहरा प्यार और दर्द था जिनसे वह गुजरी थी। उनकी आवाज और भी धीमी हो गई और उन्होंने कहा, न केवल आप सभी रहस्यों और सच्चाइयों को अपने ऊपर ले रहे हैं, बल्कि आप वह सब कुछ जानते थे जो उसने किया था, लेकिन आप केवल दुनिया को उससे तुच्छ, शर्मिंदा, अपमानित और उपहास करते हुए देख सकते थे। तुम्हें मुझे उससे इतनी नफरत और नाराजगी देखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैंने किसी के मुंह से उसका नाम तक सुनने से इनकार कर दिया। ये दर्दनाक रहा होगा, है ना? उसके शब्द हथौड़े की ताकत से उसकी आत्मा की अंतरतम गहराइयों में उतर गए। उसकी आंखों की पुतलियों और पूरे शरीर में कंपकंपी अचानक पहले से कई गुना अधिक तीव्र हो गई। क्या तुम भूल गए? यूचे के होठों पर एक बहुत ही नर्म, बहुत ही सौम्य मुस्कान फैल गई। हम अब वही हैं जो पहले थे। अब हम पति और पत्नी हैं, और पति और पत्नी के रूप में हमें खुशी की चीजों, दुखद चीजों, भारी चीजों और यहाँ तक कि पापपूर्ण चीजों को एक साथ कंधे पर उठाना चाहिए, है ना? तो कृपया मुझे सच बताओ, क्या आप अपनी चुप्पी बनाए रखेंगे, मुझे एक निष्प्राण ज़ोंबी की तरह अपना जीवन जारी रखते हुए देखेंगे, और पर्दे के पीछे उसने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद दुनिया द्वारा उसका नाम काला कर दिया जाएगा? या क्या आप मेरे सामने सब कुछ कबूल कर लेंगे? उसकी आंखों का अंधेरा और भी जोर से हिलने लगा। आखिरकार ओ सस, किसी बिंदु पर उसकी आंखों का अंधेरा अंततः अनगिनत आंसुओं में बदल गया जो सुंदर लेकिन दुखद क्रिस्टल की तरह लग रहे थे। ओ ओ ओ आह। उसका दिल, भावना और उसके आंसू एक ही समय में टूटने की स्थिति पर पहुंच गए। वह ऊंचे से चिपक गई और फूट फूट कर रोने लगी। पिछले कुछ वर्षों से उसकी हर मुस्कुराहट आत्मा में एक चुभन के साथ होती थी। हर बार ऐसा होने पर उसके दिल को इतनी बुरी चोट पहुंचती थी कि उसे अपनी सांसें ठीक करने में ही हमेशा के लिए लग जाता था। ये वह थी, ये बहन किंग यूए थी, यह उसकी वर्ल्ड पियसर थी, यह उसकी थी। ओ आह, आखिरकार उसने वह नाम पुकारा। आखिरकार अब उसे सब कुछ अपने ऊपर उठाने की जरूरत नहीं रही। वह ऐसे रोई मानो उसने अपने दिल में जो 10,000 पहाड़ दबा रखे थे वे एक ही बार में ढह गए हों। वह ऐसे चिल्लाई जैसे वह पिछले कुछ सालों से झेले गए सारे दर्द, घुटन और यातना को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। इससे पहले कि वह एक भी सुसंगत शब्द बनाने में सक्षम हो, उसे काफी समय लग जाएगा। यूचे ने उसे गले लगाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दांत कसकर भींच लिए। शुई मेइन के ऐसा कहने से पहले ही वह जानता था कि यह सच है, लेकिन खुद शुई मेइन से इसे सुनने के बाद भी उसकी दुनिया इस तरह बिखर गई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। आकाश में कहीं म्यूजुवानेन की सांसें असामान्य रूप से नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। यदि यूचे स्वयं वर्तमान की तुलना में 100 गुना अधिक अस्त व्यस्त न होती, तो उसे पहले ही उसके अस्तित्व का एहसास हो गया होता। हालांकि उसने उसे अकेला छोड़ने का वादा किया था, लेकिन अंततः उसकी चिंता संकल्प पर विजय पा गई। 10 लाख वर्षों में भी उसे ऐसा चौंकाने वाला सच सुनने की उम्मीद नहीं थी।
यदि युनचे सबसे अधिक घायल और अविश्वासी था जब जिया क्विंगयू ने उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा विश्वासघात दिया था, तो वह और चिबुयाओ दूसरे स्थान पर होंगे। विशेष रूप से चिबुयाओ अभी भी जाने नहीं दे सका, भले ही जिया क्विंगयू का निधन हुए कई साल हो गए हों। शैतान रानी, उसने खुद से कहा, उसके चरित्र के बारे में आपका मूल्यांकन आखिरकार आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपको वह समय याद है जब दुनिया को किसी तरह पता चला कि यह चमकदार रोशनी वाला क्षेत्र था जिसने आपको एक दिन के लिए छुपाया था? उसके कुछ ही समय बाद सिस्टर किंगयुए व्यक्तिगत रूप से सामने आई। मेरे पिता की गहरी नसों को पंगु बना दो और मुझे चंद्र देवता के दायरे में कैद कर दो। शुई मेइन के अंततः शांत होने के बाद उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। इस समय उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसकी पलकों पर अभी भी आंसू के कुछ टुकड़े चिपके हुए थे। पिता, बहन और मैं जानते थे कि लोगों को इसके बारे में पता चलने में बस कुछ ही समय था, और हम सभी ने अपने अपरिहार्य भाग्य का फैसला कर लिया था। हालांकि रिसाव अभी भी हमारी अपेक्षा से जल्दी हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिस्टर किंगयू ने ही इसे जानबूझकर लीक किया था। मुझे ऐसा लगा, अब जब उसे सबसे महत्वपूर्ण सत्य पता चल गया, तो उसके दिमाग में कई चीजें बिल्कुल नया दृष्टिकोण लेने लगीं। यदि अन्य राजा क्षेत्रों, विशेष रूप से ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र ने इसकी खोज पहले की होती, तो परिणाम बहुत अधिक गंभीर और अप्रत्याशित हो सकते थे। इसलिए उसने स्वयं सत्य को उजागर करके और इसे पहले अनंत स्वर्ग क्षेत्र में लीक करके इस संभावना को समाप्त कर दिया। झोउ जुजी के ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की यात्रा करने के बाद उसने पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया, उनकी गहरी नसों को अपंग कर दिया और घोषणा की कि वह मुझे उनके सामने 1000 साल के लिए मून गॉड दायरे में कैद कर देगी। शुई क्यानहिंग पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 3 सबसे मजबूत ऊपरी सितारा क्षेत्रों में से एक का राजा था। उसे गंभीर रूप से घायल करना एक बात थी और उसकी गहरी नसों को स्थायी रूप से पंगु बना देना दूसरी बात थी। उत्तरार्ध सबसे क्रूर सजाओं में से एक थी जो एक गहन अभ्यासकर्ता को हो सकती थी। इसके अलावा शुई क्यानहिंग उस समय उनके सितारा क्षेत्र का केंद्रीय स्तंभ था। उसे अपंग करने का मतलब न केवल ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र, बल्कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र को भी एक भयानक झटका देना था। यह इतना कठोर दंड था कि झोउ जुजी ने भी ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की ओर से क्षमादान की भीख मांगने की कोशिश की थी। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हर कोई जानता था कि झोउ जुजी शुई मेइन को पसंद करता था और उसने बहुत समय पहले उसे अपने शिष्य के रूप में भर्ती करने के लिए बहुत मेहनत की थी। हालांकि वह शुई मेइन को अनंत स्वर्ग भगवान के दायरे में कैद करने का अनुरोध नहीं कर सका, क्योंकि दुनिया केवल यही सोचेगी कि वह उसकी रक्षा कर रहा था। इसलिए वह केवल क्षमादान की भीख मांग सकता था। फिर भी जिया क्विंगयू ने अपना रास्ता अख्तियार किया और ऐसी सजा दी जिसे केवल क्रूर और हड्डियां कंपा देने वाली ही कहा जा सकता है। बात तो यही थी, यदि सजा हल्की होती तो ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र उसे बाहर बुलाने में सक्षम होता और ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र को उससे दूर करने के लिए दंडित करने का अधिकार छीनने का प्रयास करता। वैसे भी कोई भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास भी नहीं कर सका। उसी समय जो कोई शुई मेइन की दिव्य स्टेनलेस आत्मा का शोषण करना चाहता था, जबकि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र नीचे था, उसे पहले चंद्रमा भगवान सम्राट का सामना करना होगा। सतह पर यह एक कठोर सजा की तरह लग रहा था। वास्तव में इसने मेरी और ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र दोनों की रक्षा की। शुई मेइन ने सूंघा। उसने मुझसे कहा कि बिग ब्रदर यूचे, तुम्हारे वापस आने के बाद निश्चित रूप से पिता की गहरी नसों को ठीक करने में सक्षम होंगे। और वह सही थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसके आंसू उसकी इच्छा के विरुद्ध फिर से गिरने लगे। पिता पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस खबर के बारे में बता पाता। युनचे ने धीरे से पूछा, उसने तुम्हें चंद्रमा के देवता क्षेत्र में ले जाने के बाद सब कुछ बताया, है ना? इमेन, शुई मेइन ने सिर हिलाया। उसने जानबूझकर न केवल चमकदार रोशनी क्षेत्र की रक्षा के लिए कठोर दंड की खबर फैलाई, बल्कि किसी को भी अज्ञानता का दावा करने और कुछ करने की कोशिश करने से रोकने के लिए जब वह मुझे चंद्रमा भगवान क्षेत्र में ले जा रही थी। उसके बाद मून गॉड दायरे की सबसे निचली मून जेल में उसने मुझे वर्ल्ड पियर्सर दिखाया और मुझे सब कुछ बताया। यूचे की सांसें उसके गले में अटक गईं। एक, मान लें कि आप पहले से ही एक पुरानी दृश्यर्तिक हैं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1914।
सत्य, दुख, यहाँ वहाँ कुछ विवरणों को छोड़कर आपके द्वारा अनुमान लगाई गई अधिकांश चीजें सही हैं। बिग ब्रदर यू चे। शुरुआत के लिए सिस्टर क्विंग्यू ने रिकॉर्डिंग को 4 इल्यूसरी ग्लेज्ड लाइट जेड्स में उकेरा था, लेकिन जब उन्होंने अभिनय किया तो वो हिडन मून फ्लोटिंग इमेज पर उसका उपयोग कर रही थी। यून चे को इससे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे इल्यूसरी ग्लेज्ड लाइट जेड्स के समान हैं, जिसमें वे बिना पहचाने कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना? रिकॉर्डिंग को बाद में इल्यूसरी ग्लेज्ड लाइट जेड्स में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि यह भ्रम पैदा हो सके कि शुई मेन ही वह व्यक्ति था जिसने उन्हें उकेरा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पहचान से बचने की क्षमता के संदर्भ में हिडन मून फ्लोटिंग इमेज पल वास्तव में ग्लेज्ड लाइट रियलम के इल्यूसरी ग्लेज्ड लाइट जेड से कमतर है। हालांकि वह चंद्रमा देव सम्राट थी और जब रिकॉर्डिंग की जा रही थी तो हिडन मून फ्लोटिंग इमेज पल से निकलने वाली आभा को उसके स्वयं के चंद्रमा देवता आभा द्वारा पूरी तरह से समाहित किया जा सकता था। कम से कम उसके लिए हिडन मून फ्लोटिंग इमेज पल निश्चित रूप से इल्यूसरी ग्लेज्ड लाइट जेड की तुलना में अधिक ज्ञानी था। इसके अलावा उसने 4 के बजाय कुल मिलाकर 5 रिकॉर्डिंग उकेरी। 5 ये वह दिन है जब स्वर्ग में शैतान सम्राट ने प्रारंभिक अराजकता को छोड़ दिया था, है ना? यून चे अपनी आवाज में तात्कालिकता के स्पष्ट स्वर के साथ आगे की ओर झुका। आमीन। शुई मेन ने सिर हिलाया। हालांकि जिस दिन हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट चला गया उस दिन मैं मौजूद नहीं था, इसलिए रिकॉर्डिंग अनुपयोगी थी। क्या यह आपके पास है? यूं चे की आवाज और भी तीव्र हो गई। रिकॉर्डिंग बेशक अब उनके लिए बेकार थी, लेकिन हो सकता है कि इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया हो। रिकॉर्डिंग जिया क्विंग्यू द्वारा की गई थी, इसलिए निश्चित रूप से वह दृश्यों में दिखाई नहीं देगी। हालांकि उसकी आवाज, वह निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग में होना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कुछ नहीं से बेहतर होगी। हालांकि शुई मेन ने जवाब देने से पहले हल्के से अपना सिर हिलाया। सिस्टर किंग्यूए ने इसे नष्ट कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे की आंखें तुरंत निराशा से भर गईं। इल्यूसरी ग्लेज्ड लाइट जेड्स में कॉपी की गई सभी रिकॉर्डिंग्स को सिस्टर किंग्यू ने स्वयं संसाधित किया था। उसने ये सुनिश्चित किया कि वो मेरे साथ वाले हर दृश्य को, अपनी आवाज को और ऐसी किसी भी चीज को मिटा दे जो धोखे को उजागर कर सकती हो। फिर उसने सभी 5 छिपे हुए चंद्रमा पर तैरते हुए छवि मोती को नष्ट कर दिया। वह सबसे छोटा निशान भी पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका मतलब ये था कि जिया क्विंग्यू ने उसी समय अपनी सारी उपलब्धियां शुई मेन को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। यूं चे को ये जानने की सख्त जरूरत थी कि वह ये सब क्यों कर रही है, लेकिन उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और शुई मेन को अपनी गति से चलने दिया। वह एक भी शब्द चूकना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि ये रिकॉर्डिंग बिग ब्रदर यूं चे के लिए कितनी उपयोगी होंगी। यदि उन्हें उपयुक्त समय पर जनता के सामने प्रकट किया गया, तो वे आपकी जबरदस्त मदद करेंगे, चाहे वह तर्क, दृष्टिकोण या मनोबल के संदर्भ में हो। मैंने तुरंत उससे पूछा कि उसने ये सारी तैयारी क्यों की या इन क्षणों को रिकॉर्ड करने के लिए कीमती हिडन मून फ्लोटिंग इमेज मोतियों का उपयोग करने के लिए इतनी दूर क्यों चली गई। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कुछ ऐसे संकेत देखे हैं जो इस त्रासदी के घटित होने से बहुत पहले संकेत देते हों। उस समय शुई मेन ने उसे जो स्पष्टीकरण दिया वह ये था कि उसकी दिव्य स्टेनलेस आत्मा ने उसे किसी प्रकार के भविष्य के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, इसलिए उसने उन पलों को रिकॉर्ड किया था। असली कारण, या यूं कहें कि किंग्यू का कारण था,
उसने मुझसे कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप उस समय उसे बहुत अधिक चिंतित करते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यूं चे की आंखों में सिहरन दौड़ गई। उसे उम्मीद थी कि स्टार गॉड दायरे में मरने और पुनर्जन्म लेने के बाद आप अपनी सामान्य तीव्रता में लौट आएंगे, लेकिन न केवल ऐसा नहीं हुआ, आप पहले से कहीं अधिक नर्म हो गए। इतना बुरा कि हत्या करने का आपका इरादा विकसित नहीं हुआ। अनुभव के बाद आपकी धार वास्तव में और भी कुंद हो गई। यूं छे बाद में उसे पता चला कि तुम्हारा पुनर्जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है नीला ध्रुव तारा, लेकिन आपको बहन यूचेन और वह बेटी भी मिल गई जिसे आप 1 दशक से अधिक समय से खोए हुए थे। जब आपने अपनी सारी गहरी ऊर्जा खो दी थी और एक अपंग बनकर लौट आए थे, तो यह आपकी बेटी वुक्सिन थी, जिसने इसे पुनर्जीवित करने के लिए अपनी विधर्मी ईश्वरीय प्रतिभा का बलिदान कर दिया था। परिणाम स्वरूप आप स्वर्ग के प्रति पवित्र हो गए, भाग्य के प्रति आभारी हो गए, भविष्य के प्रति आशावान हो गए और अपनी बेटी के साथ जाने और खोए हुए समय की भरपाई करने की इच्छा से भर गए। हालांकि यह उस एक चीज की कीमत पर आया जिसकी आपको जरूरत थी सबसे अधिक, आपकी महत्वाकांक्षा। विधर्मी ईश्वर के उत्तराधिकारी और कई बहुमूल्य खजानों के मालिक के रूप में आत्मसंतोष सबसे खराब स्थिति है जिसमें आप हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई बार यूं चे के होंठ ऐसे खुले जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, हालांकि उसने उन्हें जबरदस्ती बंद कर दिया क्योंकि वह शुई मेइन को बाधित नहीं करना चाहता था। वास्तव में जिया क्विंग्यू ने पहले भी कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे इसका उल्लेख किया था। क्या आपकी बेटी के कारण आपका हृदय कोमल हो गया? उसने एक बार अपनी आवाज में छिपी आह के साथ कहा था। शुई मेइन ने आगे कहा, उसके कुछ समय बाद स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने प्रारंभिक अराजकता को तोड़ दिया, लेकिन आप उसके क्रोध को शांत करने और एक संरक्षक प्राप्त करने में सक्षम थे जैसा कि ब्रह्मांड ने कभी नहीं देखा है। राज्य के सभी राजाओं और देव सम्राटों ने आपके कार्यों के लिए आपको धन्यवाद दिया और आपको भगवान बाल मसीहा के रूप में पूजा की। इतना ही नहीं, आपने जैस्मीन को फिर से उसके अंदर असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु के चक्र की शक्ति के साथ पाया। इसने आपके जीवन में एक और छेद भर दिया और आपको एक और शक्तिशाली संरक्षक बना दिया। हालांकि सिस्टर किंग्यू ने कहा कि ये सब निरर्थक थे क्योंकि ये अंततः आपकी अपनी ताकत नहीं है। इससे भी बुरी बात यह है कि उनकी उपस्थिति ने आपके अंदर महत्वाकांक्षा और संकट की भावना के अंतिम अवशेषों को भी पूरी तरह से हटा दिया है। यून चे को ये भी स्पष्ट रूप से याद था। उस समय उसने केवल उस शांतिपूर्ण जीवन के बारे में सोचा था जो वह जैस्मीन के साथ ब्लू पोल स्टार पर लौटने के बाद जिएगा। उसने सोचा था कि ईश्वर बाल मसीहा के रूप में उसकी उपलब्धियां और स्वयं अनंत स्वर्ग ईश्वर सम्राट द्वारा उससे किया गया वादा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। ये पूरी तरह से गलत फहमी नहीं थी। हर कोई पहले से ही जानता था कि वो विधर्मी भगवान का उत्तराधिकारी और स्काई पॉइजन पल का मालिक था। क्रिम्सन आपदा के बाद देव सम्राटों और क्षेत्र के राजाओं ने भी उनके साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया था। कम से कम स्थिति के संदर्भ में उन्हें उनके बराबर या उच्चतर स्तर पर पदोन्नत किया गया था। वह सृष्टि ईश्वर की विरासत का एकमात्र वाहक था। ये जानने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं थी कि यह केवल कुछ ही समय की बात है, इससे पहले कि वह प्राइमल केस में सभी से आगे निकल जाए। और यही सबसे बड़ी समस्या है। वो उस समय प्रारंभिक अराजकता का महान सम्राट नहीं था, वह सिर्फ एक दिव्य राजा था। उदाहरण के लिए खुद को ही लीजिए। यदि एक दिन उसे एक ऐसे ग्रीनहॉर्न के बारे में पता चला
जो उनकी उपलब्धियों की दुनिया के सामने घोषणा होते ही प्रतिष्ठा में उससे आगे निकल जाएगा, और बढ़ने का समय मिलने पर शक्ति में भी उससे आगे निकल जाएगा। यहाँ तक कि वह उन्हें हटाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। उस समय वह बेहद गौरवान्वित, संतुष्ट, अपने वर्तमान स्वरूप में शांति और उज्जवल भविष्य की चाहत से भरा हुआ था। और यह कितनी बचकानी, मनोरंजक और नाजुक मानसिकता थी। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के चले जाने के बाद आपकी रक्षा के लिए आपकी बहन जैस्मीन हो सकती है, लेकिन एक देव सम्राट की महत्वाकांक्षा का कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और उसने पहले ही देख लिया था कि लॉन्गबाई उस समय आपको मारने का इरादा रखती थी। भले ही वह ऐसा था, ऐसी स्थिति में अगर सिस्टर जैस्मिन को ही कुछ हो गया तो क्या होगा? आपकी या उसकी रक्षा कौन कर सकता है? मान लीजिए एक दिन उसने अचानक दुष्ट शिशु पर नियंत्रण खो दिया। यदि आपकी शक्ति उस दिन अपर्याप्त साबित हुई जिस दिन इसकी आवश्यकता थी, तो बिग ब्रदर यूचे अकेले नहीं होंगे जिन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। संपूर्ण ब्लू पोल स्टार को भी नुकसान होगा। शुई मेगिन ने फिर युनचे की आंखों में देखा और वही दोहराया। जिया क्विंग्यू ने तब उससे कहा था, वह अपने पास मौजूद हर चीज के साथ सुंदर भविष्य में विश्वास कर रहा था और उसके लिए तरस रहा था। इसलिए मुझे सबसे खराब स्थिति के लिए भी योजना बनानी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने अनजाने में अपने दांत पीस लिए। उसकी उंगलियां इतनी कसकर भींच ली गई थीं कि उसके घुटने ही कुचल जाएं। सच्चे शैतान कभी भी अंधेरे में रहने वाली शैतान जाति नहीं रहे हैं। इसके बजाय वे हर जीवित प्राणी की आत्मा की गहराई में मौजूद हैं। इसलिए इतना भोला मत बनो कि यह आशा करो कि तुम्हारी दयालुता का बदला बदले में मिलेगा, और कभी भी उस गहराई को कम मत समझो जिस तक लोग गिर सकते हैं। शुई मेगिन ने आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए रुक कर कहा, बड़े भाई यूचे, मैंने आपको बताया था कि यह स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट थे जिन्होंने मुझसे ये कहा था, लेकिन ये वास्तव में सिस्टर किंग्युए थी। जारी रखना। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके दांत अब भी भिंच रहे थे। आखिरकार शब्द निकालने से पहले उसे अपनी सांसों को समायोजित करने के लिए एक क्षण का समय लेना पड़ा। सिस्टर किंग्यू ने हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट से वर्ल्ड पियर्सर प्राप्त करने और उस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के बाद एक ऐसे ग्रह की तलाश शुरू कर दी जो ब्लू पोल स्टार के विकल्प के रूप में कार्य कर सके। उस समय न तो हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट और न ही बहन जैस्मीन अभी तक चला गया था। ये स्पष्ट था, जिया क्विंग्यू को एक ऐसे बसे हुए ग्रह को खोजने में अविश्वसनीय समय लगा होगा जो आभा और उपस्थिति दोनों के मामले में नीले ध्रुव तारे के लगभग समान था। उस समय वो शांतिपूर्ण भविष्य की आशा कर रहे थे। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोई उसके पैरों के ठीक नीचे मौजूद खाई को भरने के लिए बिना शब्द कहे सब कुछ कर रहा है। हाँ, जिस जमीन पर वो खड़ा था उसके ढहने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया क्योंकि उसके लिए उसका प्यार रसातल से भी अधिक गहरा था। इस समय उनकी उंगलियां पूरी तरह से रक्तहीन हो गई थीं, और उसने मेरे लिए जो कुछ किया उसके बाद मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे मार डाला। स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने किंग्यू को विश्व भेदी कब दिया? युन चे ने सबसे शांत आवाज में पूछा कि वो उस दर्द को रोक सकता था जो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ये उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था। शुई मेगिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, सिस्टर क्विंग्यू ने कहा था कि यही वह दिन था जब आपने सिस्टर कियानयिंग में दास की छाप डाली थी। युन चे ने आश्चर्य से कहा, उस दिन जिया क्विंग्यू को कियानयिंग से अधिक नफरत करने वाला कोई नहीं था।
शून्यता की खाई में गिरने से पहले ही उसने कियानाए यांग रा को मारने की हर संभव कोशिश की थी। उस वर्ष उसने कियानाए फैंटियन को एक कोने में धकेल दिया था और कियानाए यांग रा को अपने अधीन होने के लिए मजबूर किया था। लेकिन उस महिला से बेहद नफरत करने और उसे अपने हाथों से मारने की इच्छा के बावजूद उसने उसे यूचे का गुलाम बनने के लिए मजबूर किया था। आज यूचे को समझ आ गया कि ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह कियानाए यांग रा को अपमानित करना चाहती थी। यह उसकी रक्षा के लिए उसका एक और उपाय था, भले ही वह उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। सिस्टर कियानाएंग में दास की छाप डालने और मून गॉड दायरे को छोड़ने के कुछ ही समय बाद हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने स्वयं सिस्टर क्विंग्यू की तलाश की और उसे वर्ल्ड पियर्सर और वर्ल्ड डिफाइंड हेवन मैनुअल दोनों दिए। उसने ऐसा क्यों किया? यू चे ने पूछा। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि क्विंग्यू वर्ल्ड पियर्सर को नियंत्रित कर सकता था? वर्ल्ड पियर्सर को अकेले चलाने की क्षमता के मामले में शुई मेन की डिवाइन स्टेनलेस सोल वास्तव में जिया क्विंग्यू के हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास से कहीं बेहतर थी। इसके अलावा उसने जिया क्विंग्यू को विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल क्यों दिया, जबकि वह इसे सीधे उसे दे सकती थी? हालांकि शुई मेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, सिस्टर किंग्यू ने मुझे नहीं बताया कि क्यों। उसने कहा कि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बताया नहीं जाना चाहिए, और यह सामग्री हमेशा उसके और स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के बीच रहेगी। यू चे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने प्राइमल कैस और जिया क्विंग्यू को छोड़ दिया था, शून्यता की खाई में गिर गया था। इसलिए यह एक ऐसी चीज थी जिसे वह कभी नहीं जान पाएगा। सब कुछ तैयार करने के बावजूद सिस्टर किंग्यू गलत साबित होने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि यह साबित हो कि वह अत्यधिक चिंतित और निराशावादी थी। हालांकि सिस्टर जैस्मीन पर उस समय पीछे से हमला किया गया जब स्वर्ग में शैतान सम्राट ने प्रारंभिक अराजकता छोड़ी, और जिस सबसे खराब स्थिति की उसने कल्पना की थी वह उससे कहीं अधिक तेजी से घटित हुई जिस पर वह संभवतः प्रतिक्रिया कर सकती थी। इससे भी बदतर, आपकी गहरी गहन ऊर्जा भी उजागर हो गई। उस समय लगभग हर कोई आपके खिलाफ खड़ा था। सिस्टर किंग्यू वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग करके आपके साथ भाग सकती थी, लेकिन वह इस तथ्य को उजागर करेगी कि उसके पास एक स्वर्गीय गहन खजाना है। पूरा चंद्रमा देव क्षेत्र उसके साथ चला जाएगा और आप दोनों को समय के अंत तक शिकार किया जाएगा। तो सिस्टर किंग्यू ने वह सबसे अच्छा काम किया जिसके बारे में वह उस समय सोच सकती थी। वह आपके शत्रुओं में शामिल हो गई, आपके शैतान होने के कारण आपसे संबंध तोड़ने का नाटक किया और सबसे क्रूर तरीके से आपको मारने का प्रयास किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। NOVBIN बैंगनी तोरण के पीछे छिपी दिव्य तलवार की शक्तिशाली रोशनी कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड पियर्सर ही थी। इससे ठीक पहले कि उसकी शक्ति आपको मार डाले और यह भ्रम पैदा कर दे कि आप पूरी तरह से नष्ट हो गए, वह आपको दूर से टेलीपोर्ट करने की योजना बना रही थी। इस तरह वर्ल्ड पियर्सर को उजागर नहीं किया जाएगा, मून गॉड दायरे को फंसाया नहीं जाएगा और बिग ब्रदर यूचे को बचा लिया जाएगा, और जब तक आप चाहें तब तक बढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे क्योंकि हर किसी ने सोचा होगा कि आप पहले ही मर चुके हैं। स्वाभाविक रूप से आपको सुरक्षा के लिए टेलीपोर्ट किए जाने के तुरंत बाद उसके इरादों का पता चल जाएगा, और सिस्टर क्विंग्यू भी आपको उतनी ही जल्दी ढूंढ सकती है क्योंकि वह वही थी जिसने वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग करके आपको टेलीपोर्ट किया था। ऐसा होना चाहिए था अगर सिस्टर कियानाएंग ने आखिरी संभावित क्षण में हस्तक्षेप नहीं किया होता। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1915 सत्य 3। सिस्टर कियानाएंग द्वारा आपको भेजे जाने के बाद सिस्टर किंग्यू ने बहुत लंबे समय तक आपकी तलाश की।
आखिरकार वर्ड इल्यूशन स्टोन का टेलीपोर्टेशन पूरी तरह से यादृच्छिक है। वो डर गई थी कि तुम अपने शत्रुओं के हाथों में पड़ जाओगे। 8 से 10 घंटे की निरर्थक खोज के बाद उसने अंततः अस्थायी रूप से हार मान ली और वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग करके ब्लू पोल स्टार पर टेलीपोर्ट कर दिया। उसने पहले ब्लू पोल स्टार को पूर्वी दिव्य क्षेत्र के पूर्व से दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के दक्षिण में टेलीपोर्ट किया, फिर स्काई वॉटर स्टार को दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के दक्षिणी से उस स्थान पर टेलीपोर्ट किया जहां ब्लू पोल स्टार हुआ करता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चमत्कारी ग्रहीय पैमाने के टेलीपोर्टेशन ने सिस्टर क्विंग्यू की सारी ताकत लगभग समाप्त कर दी, जिससे उनके लिए आपकी खोज जारी रखना असंभव हो गया। कोई विकल्प न रह जाने पर वह स्वस्थ होने के लिए वापस मून गॉड दायरे में टेलीपोर्ट हो गई। हालांकि अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट द्वारा ब्लू पोल स्टार के अस्तित्व की घोषणा करने से पहले उसे ज्यादा देर तक आराम नहीं मिला। शुई मेगिन ने जोड़ने से पहले फिर से सूंघा। आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? बिग ब्रदर यू चे उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने हल्के से सांस छोड़ी। हाँ, वह सब कुछ जानता था जो उसके बाद हुआ था, क्योंकि उसने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। और फिर भी वह कुछ भी नहीं जानता था। शुई मेगिन ने आगे कहा, वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वाभाविक रूप से हुआ था, लेकिन सिस्टर क्विंग्यू की अधिकांश योजनाएं उनमें छिपी हुई थीं। वह जानती थी कि जैसे ही आप सुनेंगे कि नीले ध्रुव तारे को घेर लिया गया है, आप उसकी ओर दौड़ पड़ेंगे। वह जानती थी कि आप कम से कम समय में वहां पहुंच जाएंगे, भले ही आप जानते थे कि जो आपका इंतजार कर रहा था, आप उससे बच नहीं पाएंगे। तुम वह वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस भी ले जा रहे थे जो उसने तुम्हें तब दिया था। फिर वह निश्चित रूप से जानती थी कि आप इसका उपयोग करेंगे। इसलिए सिस्टर किंग्यू ने मून गॉड क्षेत्र के सबसे तेज चंद्र देवता गोल्डन मून गॉड यू वुजी को अपने साथ लिया और अपर पहुंचे। फिर उसने अपनी अद्वितीय स्थिति का उपयोग करके देव सम्राटों को इस बात के लिए राजी किया कि जो भी तुम्हें पहले पकड़ ले, उसे तुम पर अपना नियंत्रण सौंप दो। जैसा कि अपेक्षित था, आप जल्द ही वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस में दिखाई दिए। चूंकि सिस्टर क्विंग्यू चंद्रमा देवता सम्राट हैं, इसलिए उन्होंने आसानी से आपसे संरचना का नियंत्रण छीन लिया। जब आप अक्षम थे, यूवुजी ने सिस्टर किंग्यू की योजना के अनुसार आपको किसी अन्य की तुलना में तेजी से पकड़ लिया। उसके बाद उसने आपके सामने नीले ध्रुव तारे को नष्ट कर दिया। ये सच नहीं था। उसने युनचे की कमजोरी, कोमलता, लगाव, भोलापन, अच्छाई, झिझक और लालसा को नष्ट कर दिया। उसने किसी को भी इसके बारे में बताए बिना पूरे ब्लू पोल स्टार को बचा लिया था। उसके बाद उसने आपको पहली बार की तरह ही निष्पादित करने का प्रयास किया, शुई मेगिन ने चुपचाप कहा। वह चाहती थी कि जब आपको सचमुच कहीं और टेलीपोर्ट किया जाए तो पूरी दुनिया आपको मृत समझे। वास्तव में उसने इस बार आपको सीधे सुदूर उत्तरी दिव्य क्षेत्र में टेलीपोर्ट करने का निर्णय लिया है। आपको पता चल जाएगा कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र में आपके सुरक्षित और स्वस्थ दिखने के बाद उसने वास्तव में आपको बचाया था, लेकिन यह आपके ग्रह को नष्ट करने के लिए, उसके प्रति आपकी नफरत को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आपके अंदर केवल प्रतिशोध बचा होने के कारण उसे यकीन था कि आप सबसे तेज गति से विकसित होंगे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सिस्टर किंग्यू ने आशा की थी, और एक बार फिर वह म्यू जुवानगिन ने अंततः अपना छिपाव तोड़ दिया था और कार्य पूरा होने से ठीक पहले जिया क्विंग्यू को चाकू मार दिया था। वह अंततः बच गया, लेकिन परिणामस्वरूप मू जुआनिन की मृत्यु हो गई।
क्या ये भाग्य था। जब जिया क्विंग्यू ने बैंगनी तोरण दिव्य तलवार को शक्तिहीन रूप से नीचे उतारा, तो उसने आह भरते हुए बड़बड़ाया, और ब्लू पोल स्टार के गर्म अवशेषों ने उसकी विशेषताओं को रोशन कर दिया। उसके बाद सिस्टर किंग्यू ने उस दिन का इंतजार करते हुए गुप्त रूप से कई काम किए, जब आप ईश्वर क्षेत्र में लौट आए। भी मेगिन यूचे ने आखिरकार अपनी लंबे समय से चली आ रही चुप्पी तोड़ी, क्योंकि वह अब उस सवाल को पूछने की उत्कट इच्छा को दबा नहीं सकता था। इससे पहले मुझे बताओ कि वो वापस लौटने के बाद मुझे सब कुछ बताने को तैयार क्यों नहीं थी। क्यों उसने सब कुछ आप पर थोपने का फैसला क्यों किया। उसने तीव्र इच्छा से शुई मेइन की आंखों को देखा। हालांकि शुई मेइन ने अकल्पनीय किया और अपना सिर हिला दिया, जैसे कि यह पुष्टि करने के लिए कि वो मतिभ्रम नहीं कर रहा था। वह शक्तिहीन स्वर में बुदबुदाई, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह ... आप नहीं जानते। यूं चे की पुतलियां फैल गईं, और उसकी आवाज एक बार फिर अधीर हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम नहीं जानते? तुमने कहा कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। शुई मेइन ने फिर से अपना सिर हिलाया। मून जेल के अंदर रहने के दौरान वो और जिया क्विंग्यू एक दूसरे को अक्सर देखते थे। वो पूरी सच्चाई युन चे से बहुत पहले से जानती थी। यही कारण है कि जिस शापित प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दिया जाएगा, उसने उसे इतने लंबे समय तक पीड़ा दी थी। मून गॉड दायरे की मून जेल के निचले स्तर पर जिया क्विंग्यू ने वर्ल्ड पियर्सर को अपने हाथों में रखा, ताकि वह अपनी दिव्य स्टेनलेस आत्मा के साथ इसकी सोई हुई आत्मा का पोषण कर सके। मुझे पता है कि मैं बहुत स्वार्थी हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे बहुत ही क्रूर बात पूछ रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में आप सचमुच एकमात्र व्यक्ति हैं जिनसे मैं ये पूछ सकता हूँ। मैं नहीं समझता। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उसने असमंजस में अपना सिर हिलाया। यदि आप इतने आश्वस्त हैं कि वो वापस आएगा और प्रारंभिक अराजकता का सच्चा राजा बन जाएगा, तो आप उसे देखते ही सीधे सब कुछ क्यों नहीं बता देते? मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं उसे बताऊं कि सब कुछ मेरा ही काम था। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे उतनी ही गहरी नफरत करे जितनी उस समय की थी जब मैंने उसके सामने ब्लू पोल स्टार को नष्ट कर दिया था। जिया क्विंग्यू ने शांति से उत्तर दिया। उसकी आंखें चंद्रमा के जोड़े की तरह शांत लग रही थीं। मुझसे नफरत करके ही वह मुझे उस नीच, निर्दयी महिला के रूप में याद रखेगा जिसने अपनी पत्नी के बजाय उसके ग्रह को नष्ट कर दिया। तभी मैं वह शाश्वत पछतावा नहीं बनूंगा जो उसे सताएगा मेरे मरने के बाद हमेशा के लिए। मरना। उसने फिर सिर हिलाया। आप चंद्रदेव सम्राट हैं। आप दोनों अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट और शक्तिशाली हैं। तुम कैसे मर सकते हो? तुम्हें मार भी कौन सकता है? आप जो कह रहे हैं वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, जिया क्विंग्यू ने धीरे से कहा। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनका कभी खंडन नहीं किया जा सकता। जब वह शिखर पर चढ़ जाएगा, तो मृत्यु मेरी सबसे अच्छी पसंद और अंत होगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने फिर से अपना सिर हिलाया। जब वह जो सुन रही थी उसका एक भी शब्द अभी भी उसे समझ नहीं आया, तो वह कैसे नहीं समझती? तुम उससे बहुत प्यार करती हो, मेगिन। आप नहीं चाहते कि वह अपना शेष जीवन मेरे निधन पर पछतावा करते हुए बिताए, क्या आप चाहते हैं? मैं एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में मरूंगा, और वह अपना प्रतिशोध लेगा और वे सभी चीजें जो उसने सोचा था कि उसने खो दी हैं। इससे बेहतर कोई अंत नहीं है। हम पति पत्नी हैं,
और मैं ये कहने का साहस करता हूँ कि मैंने अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन मुझे ये कहते हुए खेद है कि मैं इस जीवन में तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगा। शायद अगले जन्म में, अगला जीवन। जिया क्विंग्यू की आवाज अचानक रुक गई और वह बिना ध्यान केंद्रित किए दुखी आंखों से ये 3 शब्द दोहराती रही। उसके बाद शुई मेइन की दिव्य स्टेनलेस आत्मा और विश्व पियसर के बीच एक आत्मा संबंध धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक बार जब जिया क्विंग्यू ने खुद को इससे अलग कर लिया तो वह तुरंत वर्ल्ड पियसर की नई मास्टर बन सकती थी। हालांकि उसे कभी पता नहीं चला कि यूचे के पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौटने के बाद भी जिया क्विंग्यू ने वह विकल्प क्यों चुना था और वह वर्ल्ड पियसर के साथ मून गॉड दायरे से भाग गई थी। वो बस इतना कर सकती थी कि सब कुछ सहन कर ले और अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ले। और उसने ऐसा तब तक किया जब तक उसने कहा कि वह चाहती है कि आप उससे नफरत करें ताकि आप उसकी मौत से दुखी न हो। उसे उम्मीद थी कि आप समय के साथ उसके बारे में भूल जाएंगे और उसे एक दूर की याद के अलावा कुछ भी नहीं मानेंगे। लेकिन उसने मरना क्यों चुना? क्यों? यूचे खून भरी आंखों से दहाड़ने लगा। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर शुई मेइन भी नहीं दे सकती थी, और उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह किसी भी क्षण फट जाएगा। मुझे सब कुछ समझाने के लिए उसे केवल कुछ शब्द समझाने की जरूरत थी। उसे मरने का विकल्प क्यों चुनना पड़ा? मैंने उससे एक ही सवाल कई बार पूछा है और मैंने बार बार उसका मन बदलने की कोशिश की है, लेकिन शुई मेइन ने सिसकते हुए कहा। उसने हमेशा उत्तर दिया कि वो मुझे उत्तर नहीं दे सकती। उसने कहा कि मृत्यु ही वह अंत है जिसे उसे चुनना होगा और कि भाग्य के सामने समर्पण करने के बाद यह उसका भाग्य के खिलाफ अंतिम विद्रोह है। यूचे चौंका। बगावत के खिलाफ भाग्य। इसे प्रस्तुत करने के बाद बहन किंग्यू ने मुझे यह नहीं समझाया कि इसका क्या मतलब है। इसके अलावा जब वह अपने ही दिमाग में खोई रहती थी तो वह अक्सर कई अजीब बातें बड़बड़ाती थी। शुई मेइन ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे याद है उसने कहा था कि वह एक अक्षम्य पापी थी, कि उसने अपने छोटे भाई, अपने पिता और अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे ने अचानक ऊपर देखा और कर्कश आवाज में जवाब दिया, जब से मैंने युवानबा को मृत्यु के करीब आने वाली मुसीबत से बचाया है, तब से वह अच्छा कर रहा है। वह न केवल अभयारण्य का स्वामी बन गया, वह अभी ईश्वर क्षेत्र में एक साहसिक कार्य पर निकल रहा है। उसका क्या मतलब था कि उसने अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया? उसके पिता ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में भी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। वह अकेला हो सकता है, लेकिन उस पर कोई खतरा नहीं मंडराया है। जहां तक उसकी मां की बात है, कियाना यिंग ही वह थी जिसने उसे बर्बाद किया था, तो फिर वह किस बारे में बात कर रही है? मुझे नहीं पता। शुई मेइन ने अपना सिर हिलाया और उन 3 शब्दों को दोहराया जो वह इस बातचीत के दौरान पहले भी कई बार दोहरा चुकी थी। उसने ये भी कहा कि उसकी मृत्यु मून गॉड दायरे को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त थी। तथापि यूचे की आंखों का रंग उड़ गया और उसका पूरा शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा। मून गॉड क्षेत्र पहला और एकमात्र सितारा क्षेत्र था जिसे उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कोई भी अन्य सितारा क्षेत्र इसके अधीन होने के करीब भी नहीं आया था। क्रूरता का वही स्तर। वह जिया क्विंग्यू से इतनी नफरत करता था कि जैसे ही उसने उसे उससे मिलने के लिए उड़ते हुए देखा, उसने अनंत अंधेरे के अस्थि सागर से प्राप्त सभी शैतान क्रिस्टल को नष्ट कर दिया और चंद्रमा देव क्षेत्र को ब्रह्मांडीय धूल में बदल दिया। ओह,
वो उस समय बहुत प्रसन्न हुआ था। इससे भी अधिक आनंददायक उसकी आंखों में बैंगनी प्रकाश की अंतिम किरणों को पृष्ठभूमि के रूप में ढहते चंद्रमा देव क्षेत्र के साथ बिल्कुल खाली छिद्रों में बुझते हुए देखना था। यहाँ तक कि उसने उसे अपने आप से निःशब्दता पूर्वक बड़बड़ाते हुए भी सुना, क्या भाग्य सच में कठोर है, क्या मैंने क्या किया है। उसकी छाती को ऐसा महसूस हो रहा था मानो असंख्य पहाड़ उस पर बैठे हों या अनगिनत बर्फीले ब्लेडों से उसे चीर दिया गया हो। इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, उसके हाथ उसकी खोपड़ी को पकड़ चुके थे और उन पर लगाए गए भारी बल से वे टूटने की धमकी दे रहे थे। वो खुद को नियंत्रित करने और शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन शुई मेगिन के अंतिम शब्दों ने उस प्रयास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसकी पुतलियों में चमकती रोशनी और उसकी अचानक ढहती आभा ने शुई मेगिन को बहुत डरा दिया। उसने झट से यूचे को गले लगा लिया और घबराहट में कहा, बड़े भाई यूचे, मत, मुझे डराओ मत। यह आपकी गलती नहीं है, ये वास्तव में आपकी गलती नहीं है। सिस्टर क्विंग्यू की अंतिम इच्छा के लिए आप खुद को टूटने नहीं दे सकते। यूचे ने कांपती भुजा आगे बढ़ाई और शुई मेगिन को धीरे से लेकिन सख्ती से अपने से दूर धकेल दिया। फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और शून्य भाव से आगे की ओर देखने लगा। कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। एक पंक्ति को उछालने के बाद जो इतनी अटपटी लग रही थी कि यह एक पूर्ण अजनबी को भी चिंतित कर देगी, यूचे उससे दूर चला गया। बड़े भाई यूचे, शुई मेगिन जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसे रोक दिया। शुई मेगिन ने ये देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा कि यह कौन है। फिर उसने रोते हुए कहा, सिस्टर जुआनाइन, उसे वह समय दो जिसकी उसे आवश्यकता है। यूचे को उनसे दूर और आगे बढ़ते देख म्यू जुआनाइन ने अपना सिर हिलाया। मैं सस को कॉल करता हूँ, लेकिन समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैं अपने पाठकों से प्यार करता हूँ। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।